हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। तो कल हमने जाना हाउ वेरिएबिलिटी इज मेजर्ड। मैंने बताया था आपको वेरिएबिलिटी मेजर करने के लिए बहुत सारे मेथड यूज किए जाते हैं स्टैटिस्टिक्स में, जिसमें मानक विचलन बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम में। तो हमने कल अवर्गीकृत आंकड़ों का मानक विचलन निकालना सीखा, और मैंने कहा था उसके भी निकालने के दो मेथड हैं। जैसे कि बताया था एक्चुअल मीन मेथड, यानी कि वास्तविक मध्यमान विधि, जो कि ये दिख रही है आपको वास्तविक मध्यमान विधि, और एक है एज्यूम मैन मेथड, यानी कि कल्पित मध्यमान विधि या कल्पित माध्य विधि जो बोल सकते हैं आप। तो इसके थ्रू हमने कल एक क्वेश्चन लिया था उदाहरण के तौर पर और उसको सॉल्व किया था। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। बहुत सारे बच्चों ने आंसर भी भेजे थे, लेकिन फिर भी अभी भी कई बच्चों ने भेजे नहीं, बिल्कुल आर्ट्स के बच्चों ने बिल्कुल नहीं भेजे भाई, सिर्फ एक बच्चे या दो बच्चों को छोड़कर। तो आप कीजिए, आप इसको सीरियस लीजिए। तो आज हम एज्यूम मीन से क्या करेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना सीखेंगे, वो भी अनग्रुप्ड डाटा का। फिर उसके बाद ग्रुप डाटा का भी हम निकालना सीखेंगे। तो शुरू करते हैं। चलो देखिए क्वेश्चन, कल वाला ही क्वेश्चन उठाए रखा है मैंने, अवर्गीकृत आंकड़ों का मानक विचलन ज्ञात कीजिए, लेकिन ये है अभी एज्यूम्ड मीन के थ्रू। ठीक है, इस उसमें वास्तविक मीन था, जो हमने जो आंकड़े दिए थे उनका वास्तविक मीन निकाला था हमने, यानी कि इनको एवरेज करके बटे 5 कर दिया था। और यहाँ पे एज्यूम करना है, एज्यूम माने कल्पित, यानी कि कल्पना करनी है कि कौन सा मीन होगा। ठीक है, समझ गए। तो ये क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए आंकड़े हैं 5, 10, 25, 30, 50। इसको हम इस प्रकार टेबल में सेट कर लेंगे। एक्स जहाँ के आंकड़े हैं इसको इस प्रकार लगा दिया हमने। देखिए यहाँ पे हम निकालते हैं डेविएशन, वहाँ भी आप डेविएशन निकालते थे, ध्यान देने वाली बात है। लेकिन आपको पता है वहाँ पे आप क्या करते थे, डी इक्वल टू जो होता है एक्स माइनस एम होता है। कल मैंने यहाँ पे एक्स लिख दिया था। कल मैंने क्या लिखा था, ये देखिए कल के सवाल में आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है, ये कल का सवाल है, डी इक्वल टू एक्स माइनस एक्स बार। देखिए एक्स बार का मतलब भी एम ही होता है, तो यहाँ पे आप एम भी लिख सकते हैं, एक्स बार भी लिख सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये मीन है तो एम को हमने डायरेक्ट मीन ही लिख दिया। तो आज के सवाल में मैं डायरेक्ट एक्स माइनस एम ही लिख दे रहा हूँ, क्योंकि कंफ्यूज ना करें आप, एक्स माइनस एम ही लिखा करो आप इसको, कल के क्वेश्चन में भी एम लिख दें आप यहाँ पे। ठीक है, अच्छा रहेगा। तो ये हो गया है। तो डी इक्वल टू होता है एक्स माइनस एम, एक्स जहाँ की ये वाले नंबर होते हैं और एम होता है मीन। तो मीन तो कल हम कैसे ज्ञात कर रहे थे, इससे निकाल दे रहे थे मीन। कल हमने मीन जो ज्ञात करा कुछ ऐसे निकाला, 5 धन 10 धन 25 धन 30 धन 50 बटे 5 किया था, तब मीन निकला था। आज एज्यूम कर रहे हैं हम, एज्यूम यानी कि कल्पना करेंगे। तो एज्यूम हम क्या कर देंगे, देखिए हमने एज्यूम कर दिया कि जो सबसे बीच का अंक है वो मीन है, एज्यूम कर दिया हमने। सबसे बीच का, इनमें सबसे बीच का जो अंक है उसको हमने माना वो मीन है, क्योंकि कल्पना कर दी हमने। ठीक है, तो इसको आप क्या करेंगे, फिर 25 को मीन मान लिया, यानी एज्यूम मीन मान लिया है, इसको आप एज्यूम मीन बोल सकते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे, घटा दो इसको, x 5 में से 25 घटाएंगे, फिर 10 में से 25, 25 में से 25, 30 में से 25, 50 में से 25। तो इसको सॉल्व करेंगे, देंगे आ गया ऋण 20 आएगा, ऋण 15 आएगा, 0 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 25 आ जाएगा। यहाँ ये बीच वाला हमेशा 0 ही आता है, ध्यान देना। ठीक है, क्योंकि 25 में से 25 घटना है। अब आता है डी स्क्वायर, एक कॉलम और करेंगे डी स्क्वायर, इसका डी का स्क्वायर, डी का आंसर ये है हमारे पास, इनका स्क्वायर कर दो। तो ऋण 20 का स्क्वायर कितना होता है, 400 हो जाएगा। कुछ लोग बोल लोगे ऋण का यहाँ पे धन कैसे हो गया, तो मैं बता दूँ, किसी भी ऋणात्मक संख्या का वर्ग करते हैं आप तो वो धनात्मक हो जाता है, ध्यान दें। मतलब ऐसे, जैसे ऋण 2 है, इसका वर्ग करना है तो हो जाएगा ऋण 2 गुणा गए ऋण 2, यानी कि ऋण 2 और ऋण 2 को 2 बार गुणा करना है, तो ये हो गया 4, लेकिन धन में आ जाता आंसर। ठीक है, प्लस में आंसर आ जाता, तो सारे वर्ग करने पर सारे धनात्मक हो गए। तो वर्ग तो निकाल सकते हैं, 15 गुणा गए 15, 225, 0 5 5 5 25, 25 25 से की होता है 625, हो गया। वैसे ही यहाँ सिग्मा डी निकाल देंगे जोड़ इनका, तो ऋण 5 आ जाएगा। तो बहुत लोगों को जोड़ना नहीं आएगा, तो पहले ऋण ऋण वालों को जोड़ दें, फिर धन धन वालों को जोड़ दें, फिर दोनों को आपस में जोड़ दें। ठीक है, इस प्रकार मैंने ये कर रखा है, ये रफ काम है आपका। यहाँ पे ऋण 20 ऋण 15 ऋण 35 होता है, 25 और 5 30, तो दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, ऋण 5 आ जाता, ध्यान दे, ऋण 5 आ जाएगा, समझ गए।
तो सिग्मा डी इक्वल टू ऋण 5 आएगा। सिग्मा डी स्क्वायर को जोड़ा, इनको जोड़ा मैंने, तो ये 1275 आ रहा है भाई, ध्यान दें। ठीक है, जहाँ कि m लिखा है मैंने, ये m है, ध्यान दें, m इक्वल टू 25 कल्पित माध्यम माना था मैंने। ये भी आपका पहले इसको मेंशन कर देंगे आप जो ही कॉपी में जब लिखेंगे। ठीक है, कल और इस वाले सवाल में एक कहानी देखिए। कल मैंने कहा था इन सब का योग कर रहे थे, 0 आ रहा था कि नहीं आ रहा था। तो इसमें होता क्या है, सम ऑफ डिविजन फ्रॉम ए वैल्यू अदर देन एक्चुअल मीन विल नॉट बी इक्वल टू 0। ध्यान देना, यानी कि जब हम एक्चुअल मीन से क्या करते हैं, प्रमाणिक विचलन निकालते हैं, तभी जो ये विचलन का मान है 0 आता है भाई। एक्चुअल मीन के केस में ही ये इनका योग 0 आता है, न कि एज्यूम्ड मीन के। एज्यूम्ड मीन के केस में कभी 0 नहीं आएगा, यहाँ पे ध्यान देना। लेकिन एक्चुअल मीन के केस में हमेशा 0 आता है इनका योग, आप देख सकते हैं। समझ गए, ये अंतर है। बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है, मैं कल ही देख रहा था तो एक सिविल में ये क्वेश्चन पूछा गया। बस सोचिए अब यूपीएससी के एग्ज़ाम में, किस मेथड से डिविजन का मान 0 आता है, यानी कि प्रमाणिक विचलन निकालने के दौरान कौन सा तरीके से निकालने से, यानी कि कह सकते हैं कि डिविजन का मान क्या आता है, 0 आता है। तो वो है एक्चुअल मीन मेथड से। ठीक है, एज्यूम मीन से कभी नहीं आता है। तो बढ़ते हैं आगे, सूत्र की बात करते हैं अब। कल मैंने ये 2 सूत्र आपको बताए थे। जो पहला वाला सूत्र था ये एक्चुअल मीन के लिए यूज किया हमने। आज हम ये वाला जो सूत्र है खास तौर पे, ये दिख रहा है आपको, ये देखिए, इसको हम करते हैं एज्यूम्ड मीन के लिए। ठीक है, तो इसको लेते हुए चलेंगे। तो ये सूत्र है, आप सब कुछ मान हमारे पास हैं। देखो सिग्मा डी स्क्वायर 1200 रख देंगे मान, ये सिग्मा है, ध्यान दे, एच डी इसको बोलते हैं, स्टैंडर्ड डिवीजन है ये। सिग्मा इक्वल टू रूट, पूरा रूट है ये नीचे तक, ध्यान देना, वर्गमूल। मान रखो सिग्मा डी स्क्वायर का मान है 1275/5, कहाँ पे है, n 5 है। ठीक है, सबको पता है 1 2 3 4 5 अंक है, तो n 5 है। अब n इक्वल टू 5 यहाँ पे भी लिख सकते हैं, अलग भी लिख सकते हैं, n 5 ऋण, सूत्र में ऋण, ब्रैकेट अभी क्लोज ही रखेंगे, सिग्मा डी अपॉन n, सिग्मा डी है ऋण 5 अपॉन n का होल स्क्वायर है, n भी 5 है तो ये होल स्क्वायर, ये सब का होल स्क्वायर है, ध्यान दो। आगे बढ़ते हैं, ये देखिए 1275/5 ऋण 5 का वर्ग हो जाएगा, क्योंकि बाहर वर्ग है दोनों का। ऋण 5 का वर्ग 25 हो जाएगा, नीचे भी 25 हो जाएगा, 25 से 25 कट गए तो 1/1 आ जाएगा, आप जानते हैं 1 आ जाएगा। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो कुछ ऐसा होगा, 1275 माइनस 5 एकम 5/5 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे 1275/5, सॉरी 1275 में से 5 घट गए तो 1270/5 आ जाएगा। इसको काट कूट के जो आ रहा है वो रूट 254 आ रहा है, इसमें भाग दे के, और 254 का वर्गमूल है 15.9। आप देखेंगे इस मेथड से भी सेम उत्तर आया, कल का उत्तर भी यही था, आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे समझ में, उम्मीद है इस विधि से आप समझ चुके होंगे। अब बढ़ते हैं आगे। आज जब हमारे पास इस प्रकार अवर्गीकृत आंकड़ों की जगह पे वर्गीकृत आंकड़े दिए हों। ठीक है, तो देखिए एक क्वेश्चन आपके सामने है। अब क्लास इंटरवल इसके दिए हैं, 59 to 61, 61 to 63, 63 to 65, 65 to 67, 67 to 69, और फ्रिक्वेंसी दे रखी है 4, 30, 45, 15, 6। फाइंड एच डी, स्टैंडर्ड डिवीजन को ज्ञात कीजिए। ये सवाल है, ध्यान से देखिए। तो इसको करते हैं आगे, देखिए इसके लिए भी हम टेबल व्यवस्थित कर देते हैं। तो इसके लिए मैंने टेबल व्यवस्थित कर दी हैं, ये देखिए। क्लास इंटरवल जो है, यानी वर्गांतर जो है, वर्गांतर लिख सकते हैं आप यहाँ हिंदी में, वर्गांतर ये है प्रॉपर, आप देख सकते हैं। फ्रिक्वेंसी लिखी है, इसमें क्या चाहिए, इसके लिए सबसे पहले आप दिमाग में सूत्र रखिए। सूत्र जो होता है वर्गीकृत आंकड़े का एच डी निकालने के लिए, वो ये होता है, एच डी इक्वल टू रूट सिग्मा एफ डी स्क्वायर अपॉन एन माइनस ब्रैकेट सिग्मा एफ डी अपॉन एन का होल स्क्वायर। ध्यान दें, पिछले सूत्र और इस सूत्र में यही अंतर है, यहाँ पे एफ नहीं था, उसमें एज्यूम्ड मीन वाले में यहाँ पे एफ नहीं था, बस यहाँ पे एफ निकालना, क्योंकि एफ यहाँ फ्रिक्वेंसी दे रखी है, उस अवर्गीकृत आंकड़ों में फ्रिक्वेंसी दी नहीं होती है, तो इसलिए वहाँ एफ नहीं था। तो ध्यान दें, ये सूत्र है, इसको ध्यान में रखते हुए करेंगे। तो इसमें क्या क्या चाहिए होता है, देखिए टेबल ऐसे बनाएंगे आप। इसमें क्या कर देते हैं आप, इसमें सबसे पहले आप ध्यान दें, क्योंकि ये जो अभी हमारे पास जो आंकड़े दिए हैं ये वर्ग में हैं, वर्गांतर हैं, हमारे पास डिस्क्रिटेड आंकड़े नहीं हैं, ये कंटिन्यूस आंकड़े हैं कह सकते हैं। तो हमें कंटिन्यूस में चाहिए, खास तौर पे, सॉरी डिस्क्रीट वाले चाहिए। तो
यहाँ पे इसका हम निकाल देते हैं, इनका मध्यमान निकाल देते हैं, इन आंकड़ों के बीच का मध्यमान निकाल देते हैं, प्रत्येक के बीच का। तो एक खाना x का कर देंगे आप, x जहाँ की क्या है, इन वर्गांतरों का मध्यमान है। तो फटाफट निकालिए, 59 और 60 के बीच का मध्यमान देखो, 59 60 61, तो 60 ही यहाँ पे तो पता ही चल जा रहा है आसानी से। वैसे भी आपको नहीं आता समझ में तो क्या कर दीजिए, मध्यमान निकालने के लिए 59 + 61/2 कर दीजिए। अगर इसको जोड़ेंगे आप /2 करेंगे तो आपको 60 ही मिलने वाला है, करके देखिए 60। वैसे इनका ये 62 हो गया, 63, ये 64 आ जाएगा, ये 66 आ जाएगा, ये 68 आएगा। इसमें क्या कर दिया हमने, इसमें भी हम एज्यूम्ड मीन मान रहे हैं, उससे आसान हो जाएगा, जल्दी करना हो जाए। एज्यूम्ड आपको पता है कि बीच वाले को आप एज्यूम कर दीजिए, ये मैंने कर भी रखा है, यहाँ पे गोला कर दिया, ए लिख रखा मैंने यहाँ पे एज्यूम्ड। तो एज्यूम्ड मीन मैंने लिख दिया 64 है हमारा, ठीक है। इसके बाद निकाल देंगे हम डी। आप जानते हैं डी इक्वल टू होता है x - m। x आ चुका है हमारा और m एज्यूम्ड है, ठीक है। तो 60 में से 64 घटा देंगे, 62 में से 64 घटा देंगे, फिर ऐसी करते रहेंगे क्रम से। तो आप देखें 60 में से 64 का -4 -2 मिला हमें 0 2 4। मैंने कहा था ना जो एज्यूम्ड मीन होता है वहाँ पे हमेशा 0 आ जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ आ गई है, क्लियर, इतना समझ में आ गया होगा। अब आगे क्या करते हैं, एफ और डी करना होता है हमें, क्योंकि ध्यान दें सूत्र में एफ डी चाहिए हमें, हर बस एफ डी तो चाहिए। अब सिग्मा एफ डी, फिर उसके बाद पहले एफ डी, तो एफ इंटू डी, यानी एफ और डी को गुणा करेंगे तो एफ है 4, डी है -4, तो 4 और 4 16, -16, 30 दूना 60, -60, 45 0 की 0, 15 दूना 30 और 6 चौको 24 आ चुका है, क्लियर। सिग्मा एफ डी निकाल दो, यानी कि इनका योग। तो इनका योग आप जानते हैं, जोड़ देंगे आप, -16 -60 को जोड़ दो। अगर नहीं आता जोड़ना तो अलग जोड़ा मैंने, वो -76 आ जाता है, और फिर 30 और 24 को जोड़ के आ जाता है 22, सॉरी 54, ठीक है। दोनों को जोड़ेंगे तो -22 इसका उत्तर आ रहा है। तो सिग्मा एफ डी इक्वल टू -22, ठीक है, या -22 आ रहा है। अब निकालेंगे एफ डी स्क्वायर, ध्यान दें क्योंकि हमारे सवाल में एफ डी स्क्वायर भी हमें चाहिए होता है। ये तो सिग्मा एफ डी हो गया हमारे लिए, लेकिन सिग्मा एफ डी स्क्वायर भी चाहिए होता है, ध्यान दें। सिग्मा एफ डी की डी स्क्वायर यानी कि एफ इंटू डी का स्क्वायर। एफ है कितना 4, डी है -4, तो देखो 4 गुणा गया -4 का वर्ग। अब 4 गुणा -4 का वर्ग कितना हो जाएगा 16, लेकिन धन हो जाएगा, ध्यान दें। मैंने कहा था ऋणात्मक जो संख्या होती है उनका वर्ग करेंगे तो धन हो जाएंगे, तो 16 चौको 64। ऐसे ही इनको भी कर लेंगे आप, ठीक है। जैसे ये 30 है, इसका 2 दूना 4 हो जाएगा, 4 तियाँ 12, 120 हो जाएगा, ठीक है। तो वैसे ये कर दोगे आप, इतना आप कर सकते हैं। देखिए मुझे लग रहा है सबके समझ में आ जाना चाहिए, मैं बड़ी आसानी से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इसको आर्ट्स वाले भी आसानी से कर सकते हैं। देखिए प्रैक्टिस की ज़रूरत है, बस 2-4 सवाल घर में ज़रूर कीजिए, फिर आप कभी नहीं भूलेंगे, एग्ज़ाम में आसानी से कर पाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है, और ये आएगा डायरेक्ट 15 नंबर में ही आएगा। थोड़े आंकड़े ज़्यादा बढ़ा के दे देगा एग्ज़ाम में, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जब आप समझ जाएंगे तो आसानी से कर लेंगे। वैसे ही हो गया। तो सिग्मा एफ डी स्क्वायर निकाल दिया, यानी इसका योग निकाल देना है। ये 340 जोड़ के आ रहा है, 64 120 0 60 और 96 को जोड़ के 340। तो सूत्र में मान ही रखना है, बस मान रख दिया मैंने 340/100 माइनस, देखिए मान रखे हैं, कोई कुछ ज़्यादा नहीं किया है। इसका भाग दे दिया मैंने 3.4 आ गया माइनस 484, इसका वर्ग 100 का वर्ग 10,000, 3.4 माइनस इसमें से इसका भाग दिया। आप कैलकुलेटर से दे सकते हैं भाग, कोई दिक्कत नहीं आ रहा तो 0.0484 आ गया, ये 3.3516 आ गया। रूट भूलना मत, ध्यान दें। और इसका वर्गमूल जो हो गया वो 1.84 आ गया। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। तो हमने स्टैंडर्ड डेविएशन ज्ञात कर दिया है, ठीक है, समझ में आ गया। तो बड़ा सरल था ये। अब घर के लिए नोट कीजिए होमवर्क, ये वाला होमवर्क, इस क्वेश्चन को देखिए आप। ये तो मैंने अभी यही क्वेश्चन था, लेकिन इस क्वेश्चन को देखिए। वर्गांतर दे रखा है इसमें सी आई 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, और फ्रिक्वेंसियाँ 2 3 7 5 3। फाइंड द एस डी। ओके, तो इसको आप करेंगे और मुझे सॉल्व करके व्हाट्सएप ग्रुप में भेजेंगे, ठीक है। और मैं नोट कर रहा हूँ उन बच्चों को जो कि भेज रहे हैं, और जो नहीं कर रहे हैं उनका रिस्पांस, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कितने लोगों ने मेरा वीडियो देखा है वहाँ पे और बिल्कुल रिस्पांस नहीं किया, उनका भी पता मुझे चल रहा है। मैंने एक पूरी लिस्ट बनाई है किन बच्चों का रिस्पांस कैसा है। तो आज के लिए इतना ही, आप बने रहिए, कल दूसरे टॉपिक के साथ मैं उपस्थित होऊंगा फिर। थैंक यू।